हेलो स्टूडेंट। आपके कृतिका सब्जेक्ट के हम पार्ट 3 को लेके रेडी हैं, तैयार हैं। तो हमने आपको दूसरा वीडियो फर्स्ट वीडियो हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है। सेकंड वीडियो में हम आप चलते हैं कहाँ से, पेज नंबर 25 से चलते हैं। तो आइए देखते हैं कृतिका के साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर में, जिनको मधु कांकरिया जी ने लिखा था। और मधु कांकरिया की इस यात्रा वृत्तांत पे हम पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्या कि अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं यानी पत्थर और और पत्थरों से होकर, मतलब शिलाओं मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा, मतलब दोनों हाथों में भरा, तो अतीत भीतर धड़कने लगा। मतलब मेरा प्राचीन स्मृति में कौधा। क्या है स्मृति में कौधा? कौधा कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? मतलब उनको मन में लगा कि मैं क्या संकल्प करूं, क्योंकि संकल्प ही बेटा हम करते हैं अपने हाथों में लेके जल को। पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। क्यों? क्योंकि भीतर से एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब पानी को हिलोड़ मारना, सारी तामसिकताएं बह जाएं, मतलब मेरे अंदर की बुराइयां इसी बहती धारा में धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। मतलब काला कंबल यानी हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था बेटा। ठीक है, तो हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। कैसे? मतलब काले बादलों से। जितेन ने अंधेरा जैसे होता है, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा, लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, यानी लकड़ी के बने उस खिलौने छोटे से गेस्ट हाउस में ये लोग ठहरे और वहाँ ये लोग गाना गा रहे हैं। तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी सी महक, वह रात महक उठी। यानी रात्रि में बहुत अच्छा लगने लगा। मस्ती और मादकता का ऐसा संकट में, यानी मस्ती और प्यार भावुकता का ऐसा संक्रमण हुआ, मतलब एक ऐसा मिक्स हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी मेरी 50 वर्षीय सहेली, यानी इनकी जो मणि थी 50 वर्ष, उनकी उम्र कितनी थी? 50 ईयर्स। 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया। यानी छोटी छोटी लड़कियों को भी, युवतियों को भी मात दे दिया डांस में। हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए, मतलब आश्चर्यजनक ढंग से। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था वह आनंद, इतना आनंद। लायुंग की सुबह फिर सुबह हुई, बेहद शांत और सुरम्य थी। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीवनी का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार, ये सब चालू होने लगा। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकलने लग गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि हाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में मैं यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यानी अप्रैल में मुझे बर्फ़ एकदम नहीं मिला। यद्यपि हम सी लेवल यानी समुद्र लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। मतलब खूबसूरती, बहुत ज़्यादा खूबसूरती, स्वर्ग से, जन्नत में स्वर्ग। हम घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। मतलब प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है कि स्नोफॉल कम होता जा रहा है। और यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहाँ सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। उसने मुझे बताया कि यदि मैं कटाओ प्लेस पे चली जाऊँ तो मुझे ज़रूर बर्फ़ मिलेगी। कटाओ क्या? कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। यूरोप में एक स्विट्ज़रलैंड देश है बेटा, तो उसी को कटाओ। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, मतलब बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर लिया, मतलब खा लिया। मीठी झिझकियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ, उम्मीद के साथ, गुस्से के साथ और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर चल रहा था। यहाँ पे आवेश मतलब ये भी होता है बेटा कि आवेश में आकर यानी क्रोध में बस आकर, लेकिन यहाँ पे मतलब कि जोशपूर्वक। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था, उस पर धुंध और बारिश भी थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी, देखिए, जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी।
सब कुछ बादलमय था, यानी बादल से घिरा हुआ था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास, यानी उस पर भी बारिश भी थी। एक हम थोड़ा सा अगर गलत किए तो हम नीचे गिर जाएंगे, सब खलास। सांस रोक हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप की ओर देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी, बड़े बड़े शब्दों में लिखा एक चेतावनी था कि इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। यदि आप मैरिड हैं तो देखिए थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि यदि आप मैरिड हैं तो डाइवोर्स स्पीड, मतलब स्पीड को कम कर दें। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ें कि फिर एक चेतावनी आई कि दुर्घटना से देर भली सावधान से मौत टली, मतलब आराम से चलें, देर से चलें, नहीं तो सावधानी घटी और मृत्यु आई। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूमने आ गई थी। उसने तुरंत, यानी मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड भी गई थी, उसने तुरंत बोला कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं और न ही इतना सुंदर, यानी ये तो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है, मणि ने कहा। फिर देखिए क्या हुआ। हम कटाव के करीब आ रहे थे कि क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था कि जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है बर्फ। थोड़ी और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकालने यानी अपना सर निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़ भी थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, मतलब राम का नाम लेकर राम रोछो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? राम रोछो मतलब एक नेपाली बोली थी, कहाँ सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। यानी वह क्या था, जितेन। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया तो जितेन क्या था, नेपाली युवक था। चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। ठीक है। फिर तिमरो छाया सैंधो मलाई सताछों, इसका मतलब देखते हैं कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तिमरो माया सैधे मलाई सताछो, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुँ और बिखरी बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। अब बर्फ सर्वाधिक थी। घुटनों पर नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए। फिर उसके बाद क्या देखा बेटा कि मेरे पाँव झनझन, देखते हैं। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, मतलब मैं खुशी के मारे हो रही थी, पर मन वृंदावन हो रहा था। वृंदावन, मथुरा में वृंदावन जैसे जन्नत है वो भी। तो भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेट कर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाऊ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। मतलब टूरिस्ट स्पॉट कटाओ जो था वो युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, वहाँ पर सब पर मिल जाए। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की क्या क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसने महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर, यानी पर्वत का शिखर, हिमालय का शिखर, मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहा था। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र यहीं पे पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए से करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब करुणा का अवतार यानी कि शोक का। और तभी दिमाग में कौधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सरा जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वो एकाएक
दार्शनिक की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया की। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राह त्राह मचती है तो यही बर्फ़ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती। मतलब प्रकृति भी अद्भुत है कि जब हमें पानी की कमी होती है तो यही बर्फ़ जो सिमेटे रहती है इसी बर्फ़ को पिघलाकर हमें जलधारा के रूप में पानी देती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभूत हो माथा नवाया, मतलब मणिभूत सोच के अपना माथा नीचे किया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों से मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। क्या उदासी आई बेटा? कि उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों का झिलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ भी आईं। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, मतलब उस समय कितनी ठंड थी, -15 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो देखिए उसने क्या, बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो हंस दिया और एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। मतलब उसने हमसे कहा कि आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला यानी फिर मिलेंगे। फेरी भेटुला मतलब फिर मिलेंगे कहते हुए जीते ने जीप चालू कर दी, मतलब नेपाली लैंग्वेज फेरी भेटुला। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। वी गिव, मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। ठीक है। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीनों में भी 5 मिनट में भी हम ठिठुरने लगते थे, मतलब बैसाख में भी 5 मिनट में ठिठुरने लगते थे, हमारे यह जवान पूस यानी पूस मास और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, यानी सब कुछ तैनात रहते हैं और जिन सकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण काँप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने की जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म होगा, मतलब जीवन से पहले ही वो मर गए होंगे। मेरे लिए आत्मा यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने लगा, मतलब मेरे मन में अंदर ही अंदर चेतना और हलचल मचाने लगा। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। क्या था कि ढेर ढेर प्रियोता रेडोडेंड्रो के फूल मुझे दिखाई देने लगे। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो, यानी बहुत ज़्यादा फूल। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती, मतलब एक युवती मिली सिक्किम की जो चिप्स बेच रही थी। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सही कहा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सिक्किमी, मतलब सिक्किम की हो? तो उसने कहा इंडियन हूँ। कितना अच्छा जवाब दिया उसने, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, मतलब सिक्किम भारत में बाद में मिला बेटा, जब ये स्वतंत्र रजवाड़ा था, राजा का शहर था, राजा का इलाका था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात